हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मुगल प्रशासन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न शासकों के द्वारा स्थापित प्रशासन में नए संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मुगलों का राजत्व सिद्धांत भी शरीयत पर आधारित था। मुगलों ने खलीफा की नाम मात्र की अधीनता भी स्वीकार नहीं की। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। मुगलों के आगमन से पूर्व दिल्ली सल्तनत के काल में सभी सुल्तानों ने सभी जो दिल्ली के शासक थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली पर बाबर का शासन स्थापित हुआ, उन्होंने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। क्योंकि जब काबुल का शासक था बाबर, उसी समय उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। मुगल कालीन राजत्व का स्पष्ट वर्णन अबुल फजल की आईने अकबरी में है। इसके अनुसार राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है, अर्थात ईश्वर का दिया गया एक अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ हों। अबुल फजल के अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है, और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि व विवेक प्रदान किया है। मुगल प्रशासन भारतीय व विदेशी में अरबी फारसी तत्वों का मिश्रण था। प्रशासन में बादशाह की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसे विजारत कहा जाता था। हालांकि संपूर्ण अधिकार बादशाह के पास ही थे, लेकिन सलाह लेने के लिए उसके पास एक मंत्रिपरिषद होती थी। व्यावहारिक दृष्टि से मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में धर्म प्रधान प्रशासक व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न थी। मुगल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन था। समस्त शक्तियां बादशाह में निहित थी। सिद्धांत रूप से उसके अधिकार असीमित थे। बादशाह के आदेश कानून थे। अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा कर बादशाह को इस्लामी कानूनों का अंतिम निर्णायक घोषित किया। हालांकि प्रशासनिक शक्तियां तो संपूर्ण बादशाह में थी ही, लेकिन मजहर की घोषणा के बाद में बादशाह इस्लामी कानूनों का भी या इस्लामी धर्म का भी अंतिम निर्णायक हो गया था। अबुल फजल के अनुसार ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं है, और जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस देवीय स्रोत के अनुग्रह का आनंद लेते हैं। परमात्मा से निश्रित यह एक प्रकाश है, और सूर्य के समान विश्व को आलोकित करने वाले की एक किरण। आधुनिक भाषा में इस प्रकाश को फर ए इजदी या देवीय प्रकाश तथा प्राचीन भाषा में इसे किया खुरे अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश कहा है। इसी भावना के अनुरूप अकबर ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। अब हम केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, जो कि अकबर को प्रशासन में सलाह देती थी, अकबर के द्वारा कार्यों के विभाजन के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना की, और जिनके विभिन्न कार्यों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वजीर, जिसको वकील या प्रधानमंत्री कहा जाता था, वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसको सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार थे। बाबर व हुमायूं के समय वजीर का पद बहुत महत्वपूर्ण था। निजामुद्दीन खलीफा बाबर का वजीर था। अमीर उवैस व हिंदू बेग हुमायूं के वजीर थे। अकबर के काल में वजीर को वकील कहा जाने लगा। अकबर के प्रारंभिक वर्षों में बैरम खां वकील था। वकील को वकील ए मुतलक भी कहा जाता था। बैरम खां के पतन के बाद अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 1564 ईस्वी में
दीवान, जिसको दीवान ए वजारत ए कुल भी कहा जाता था, का नया पद सर्जित किया। तो हम देखते हैं कि दीवान नामक नया पद अकबर ने सर्जित किया था। दीवान राजस्व व वित्त मामलों का प्रधान था। अकबर ने मुजफ्फर खान को प्रथम दीवान नियुक्त किया था। अकबर ने कुछ वर्षों तक वकील के पद को खाली रखा। वह स्वयं प्रधानमंत्री का कार्य किया। अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान, मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र उस सुदूर में बांट दिए। बाद में वकील केवल सम्मान का पद रह गया, जो शाहजहां के शासनकाल तक चलता रहा। शाहजहां के काल में वकील का पद समाप्त हो गया तथा दीवान को वजीर ए आजम कहा जाने लगा। तो दीवान का पद सर्जित किया अकबर ने। शाहजहां के शासनकाल तक इसका नाम दीवान रहा और शाहजहां ने दीवान का नाम परिवर्तित करके इसे वजीर ए आजम बना दिया। महाम अनगा मुगल काल की पहली तथा अंतिम महिला थी जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। महाम अनगा अकबर की दाहिमा थी, जिनका प्रशासन में कुछ समय तक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। अब हम दूसरे पद दीवान एक कुल के बारे में देखते हैं। दीवान के पद का सृजन अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 1564 ईस्वी में किया। दीवान राजस्व व वित्त मामलों को देखता था, वह राजस्व नीति का निर्माण करता था। सूबों, जिनको प्रांत भी कहा जाता था, के दीवान भी बादशाह द्वारा शाही दीवान से परामर्श करने के बाद ही नियुक्त होते थे। अर्थात प्रांतों में जो दीवान पद होता था उसकी नियुक्ति भी बादशाह करता था, लेकिन जो केंद्रीय या शाही दीवान होता था उसकी सलाह से बादशाह करता था। सभी नियुक्तियां, हस्तांतरण एवं पदोन्नति के आदेश दीवान के कार्यालय से जारी होते थे। शाही दीवान अर्थात केंद्रीय दीवान की मदद के लिए 5-6 अन्य दीवान होते थे, जिनमें एक दीवान खालसा, जिसका कार्य होता था खालसा भूमि की देख रेख करना। खालसा भूमि अर्थात जिसका राजस्व या जो कर वसूल किया जाता था वो बादशाह के खजाने में जाता था या शाही खजाने में जाता था, उसको कहा जाता था खालसा भूमि। दूसरा शाही दीवान की मदद के लिए होता था दीवाने जागीर, जिसका कार्य जागीर व इनाम की भूमि को सयूर गल भी कहा जाता था की देख रेख करता था। तीसरा था दीवाने तन, जिसका कार्य कर्मचारियों को वेतन बांटना। चौथा था दीवाने बयूतात, जिसका कार्य होता था राज्य के कारखानों पर यह नियुक्त होता था। यह मीर सामा के अधीन कार्य करता था। एक था दीवानी वाकियात, जो रोजाना की आमदनी व खर्चों का हिसाब रखता था। एक था साहिब है तोजिए, जो कि सैन्य खर्चा की देखरेख करता था। एक था मुशरिफ एक खजाना, यह मुख्य खजांची होता था। और एक अधिकारी होता था मुस्तौफी, यह मुगल साम्राज्य का ऑडिट जनरल अर्थात लेखा परीक्षक था। धीरे धीरे शाही दीवान ने वकील के अधिकारों का अधिग्रहण कर लिया तथा शाहजहां के काल में दीवान को वजीर आजम कहा जाने लगा। दीवान सम्राट की अनुपस्थिति में बादशाह की ओर से कार्य करता था। इस प्रकार वह बादशाह व शेष अधिकारियों के बीच की कड़ी का कार्य करता था। अब हम विभिन्न मुगल शासकों के शासनकाल में बने दीवानों के बारे में देखते हैं। अकबर के शासनकाल में मुजफ्फर खां, राजा टोडरमल, एवाज शाह, मंसूर,
ख्वाजा शाह मीर फतेह उल्लाह आदि दीवान बने। जहांगीर के शासनकाल में एतमादुद्दौला दीवान बना। औरंगजेब के शासनकाल में मीर जुमला, फाजिल खां, जफर खां, असद खां दीवान बने। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में मुनीम खां दीवान बने। असद खां सर्वाधिक लंबे समय 31 वर्षों तक 1676 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल दीवान रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद असद खां जहांदार शाह के समय तक 1773 ईस्वी तक वकील मुतलक रहा। अब हम चौथे प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी के बारे में देखते हैं। मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख था, लेकिन वह सेनापति नहीं होता था। मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था। मीर बख्शी के प्रमुख कार्य थे सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना, रसद व हथियार आपूर्ति करना व अनुशासन बनाए रखना। मीर बख्शी युद्ध के दौरान सेना को वेतन भी बांटता था, जबकि साधारण समय में वेतन देने का कार्य दीवाने तन का होता था। तो युद्ध के समय तो सेना में वेतन देने का कार्य मीर बख्शी का तथा साधारण समय में सेना को वेतन देने का कार्य करता था दीवाने तन। मीर बख्शी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। सेना को वेतन मीर बख्शी द्वारा सरकत नामक पत्थर पर हस्ताक्षर के बाद ही मिलता था। औरंगजेब के अंतिम समय में 4 मीर बख्शी थे। वाकयानवीस मीर बख्शी को ही सूचना देता था। शाही महल की सुरक्षा व यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मीर बख्शी की ही होती थी। अब हम अगले अधिकारी मीर ए सामा के बारे में देखते हैं। मीर ए सामा घरेलू मामलों का प्रधान होता था तथा बादशाह व महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यह साम्राज्य के कारखानों का भी निरीक्षण करता था तथा दीवाने बयूतात, मुशरिफ आदि अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण भी करता था। मीर ए सामा पद की स्थापना अकबर ने की थी। औरंगजेब के काल में इसे खाने सामा कहा जाने लगा। पहले मीर सामा दीवान के अधीन था, किंतु जहांगीर ने इसे एक मंत्री का दर्जा दे दिया। अब हम अगले अधिकारी या मंत्री के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका नाम था सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था तथा यह बादशाह को सलाह देता था। इसके प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना, वजीफा देना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना व इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। पहले सद्र उस सुदूर व मुख्य काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। जब वह मुख्य काजी के रूप में कार्य करता था तो उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। अकबर के समय से यह पद अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान किया जाने लगा। सद्र उस सुदूर दान में दी गई लगान मुक्त भूमि अर्थात सरयू गाल या मदद ए माश का भी निरीक्षण करता था। अकबर ने अपने सद्र उस सुदूर अब्दुल नबी को भ्रष्टाचार के कारण पद से हटा दिया था। बाद में सद्र का पद अपना महत्व खो चुका था। सद्र उस सुदूर का कभी स्थानांतरण नहीं होता था। 1578 ईस्वी से प्रांतों में भी सद्र की नियुक्ति होने लगी। मुगल काल का प्रथम सद्र शेख गदाई था, जिसे बैरम खान ने नियुक्त किया था। शाहजहां के काल में मुसबी खां और औरंगजेब के काल में सैयद जलाल सद्र उस सुदूर थे। अकबर ने दरिद्रों अर्थात गरीबों एवं अनाथों को मुफ्त भोजन देने के लिए अबुल फजल की देखरेख में धर्मपुरा हिंदुओं के लिए, जोगीपुरा जोगियों के लिए
तथा खैरपुरा मुसलमानों के लिए नामक 3 दरिद्रालय खुलवाए, धर्मपुरा, जोगीपुरा और खैरपुरा, जिसमें गरीबों और अनाथों को मुफ्त में भोजन दिया जाता था। किसकी देखरेख में? अबुल फजल की देखरेख में। अब हम अगले अधिकारी के बारे में देखते हैं, जिसका नाम था काजी उल कुजात। यह मुख्य काजी होता था। इसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो कानून की व्यवस्था करते थे। मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। इसके अलावा एक अधिकारी जिसका नाम है मुहतशिब, इनकी नियुक्ति औरंगजेब ने की। मुहतशिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करते थे तथा यह देखते थे कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारियां भी मुहतशिब को सौंपी। ये तो हमने देखा केंद्रीय प्रशासन। अब हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन या प्रांतीय शासन। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबा सरकारों अर्थात जिलों में, सरकार परगनों अर्थात महलों में तथा परगने गांवों में बटे होते थे। तो केंद्रीय प्रशासन के अधीन सूबा होता था जिसको प्रांत कहा जाता था, और सूबा सरकारों जिसको जिला कहा जाता था में तथा सरकार परगनों और परगने गांवों में बटे थे। बाबर व हुमायूं को प्रांतीय प्रशासन के गठन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों अर्थात प्रांतों में बांट दिया। दक्षिण में बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय के बाद सूबों की संख्या अकबर के शासनकाल के अंत में 15 हो गई। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी में केवल 12 सूबों का ही वर्णन किया है। जहांगीर के समय में भी 15 सूबे रहे। उसने कांगड़ा को जीता किंतु उसे लाहौर सूबे में मिला लिया। जहांगीर के बाद शाहजहां के शासनकाल में कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा के 3 नए सूबे बनाए जो क्रमशः लाहौर, मुल्तान एवं बंगाल से पृथक हुए। अतः सूबों की संख्या शाहजहां के शासनकाल में 15 से बढ़कर 18 हो गई। औरंगजेब द्वारा बीजापुर 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा 1687 ईस्वी में को जीतने से सूबों की संख्या 20 हो गई। दत्त, रायचौधरी एवं मजूमदार ने औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 बताई, क्योंकि जो शिवाजी का जो साम्राज्य था उसके भी कुछ भाग को औरंगजेब ने जीत लिया था, तो एक अलग सूबा और बताया उन्होंने और संख्या 21 बताई। प्रांतीय प्रशासक को जन साधारण की भाषा में सूबेदार कहा जाता था, अर्थात सूबों का जो प्रधान होता था वो सूबेदार कहलाता था। अकबर के काल में उसे सरकारी रूप में सिपह सालार कहा जाता था, बाद में इसे नाजिम कहा जाने लगा। सूबेदार अपने प्रांत का सर्वोच्च सैनिक व असैनिक अधिकारी होता था। 1586 ईस्वी में अकबर ने सूबों में दीवान का पद सर्जित कर वित्तीय अधिकार दीवान को दे दिए। पहले ये अधिकार सूबेदार के पास ही होते थे। इसे सूबेदार की शक्तियों पर नियंत्रण हुआ। सूबेदार को संधियां करने व मनसब प्रदान करने के अधिकार नहीं होते थे। अकबर ने केवल गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूतों से संधि करने व उन्हें मनसब प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। अब सूबेदार के बाद में दूसरा पद होता था प्रांतों में दीवान का। इस पद को अकबर ने सर्जित किया। यह सूबे में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था। यह सूबेदार के प्रति नहीं बल्कि सीधे शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। यह प्रांतों में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था।
सूबेदार दीवान के बाद में तीसरा पद होता था सूबों में बख्शी। यह सूबों की सेना की देखरेख करता था। वाक्यानिगार के रूप में इसे सूबों की जानकारी केंद्र को देनी होती थी। अगला पद होता था प्रांतीय सद्र। प्रांतीय सद्र व काजी का पद साधारणतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। एक अधिकारी होता था मीर ए अदल। यह अनुदानों, उत्तराधिकार व अन्य विवादों का निपटारा करता था। सर्वप्रथम इसकी नियुक्ति अकबर ने की थी। बड़े नगरों व सूबों की राजधानी में कोतवाल नियुक्त होते थे। अब हम सूबों को जो नीचे प्रशासनिक इकाई थी जिसको हम सरकार कहते हैं या सरकार कहा जाता था, जो जिले के समान होती थी, उसके प्रशासन के बारे में देखते हैं। उसमें एक अधिकारी होता था जिसका नाम था फौजदार। मुगल काल में सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार था। सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी थी तथा राजस्व उगाही में अमल गुजार की मदद भी करता था। फौजदार के समकक्ष अधिकारी होता था अमल गुजार, जिसका कार्य होता था जिले का राजस्व वसूल करना तथा खालसा भूमि का राजस्व वसूल करना। सरकार में एक अधिकारी होता था बितिकची। यह अमल गुजार के अधीन लिपिक था जो लगान व भूमि संबंधी कागजात तैयार करता था। एक अधिकारी होता था खजानदार। यह जिले का खजांची होता था। प्रत्येक सरकार में एक काजी भी होता था। काजी औरंगजेब के शासनकाल में जजिया व जकात की वसूली करता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, जबकि जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जिसकी वसूली काजी करता था। अब प्रशासन की सरकार से नीचे की इकाई परगने के बारे में देखते हैं। परगने का प्रशासन। परगने के प्रशासन में भी कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें पहला था शिकदार। इसका कार्य परगने में शांति कायम रखना व राजस्व वसूली में आमिल की मदद करना था। दूसरा अधिकारी था आमिल। आमिल का कार्य होता था परगने का वित्तीय अधिकारी था जो किसानों से लगान वसूल करता था। अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगने में एक आमिल नियुक्त किया जिसे करोड़ी कहते थे। शाहजहां ने प्रत्येक परगने में माल गुजारी के निर्धारण के लिए एक अमीन नियुक्त की। परगने में एक अधिकारी होता था फौजदार, जिसका कार्य होता था परगने का खजांची। एक अधिकारी होता था कानूनगो। यह परगने के पटवारियों का अधिकारी होता था। एक अधिकारी होता था कारकुन। ये परगने के लिपिक होते थे। अकबर के काल में परगनों के रिकॉर्ड फारसी में लिखे जाते थे। शाहजहां के काल में परगना व सरकार के बीच एक और इकाई होती थी जिसे चकला कहा जाता था। इसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। सबसे नीचे की इकाई थी गांव। प्रशासन की निम्न स्तर की इकाई जिसका नाम था गांव। गांव के मुखिया को खुत, मुकदम या चौधरी कहा जाता था। गांव को मौजा कहा जाता था। गांव के राजस्व वसूली का कार्य पटवारी करता था। कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी मुकदम की होती थी। इस प्रकार ये मुगलों का प्रशासन था। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।